नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 17 भाग 1 देखा था। भाग 1 में आपने पढ़ा श्वसन क्या होता है, सांस लेना किसे कहते हैं, और आपने श्वसन के प्रकार के बारे में पढ़ा था। अब हम उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे भाग 2 के अंतर्गत। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 1 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि आर्द्र क्यूटिकल द्वारा श्वसन किस प्राणी में होता है। तो आर्द्र क्यूटिकल द्वारा श्वसन केंचुए में होता है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन किया गया, क्लोम द्वारा श्वसन किन किन प्राणियों में होता है। तो क्लोम द्वारा श्वसन जलीय आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और मछलियों में होता है। फिर तीसरा आपसे क्वेश्चन किया गया था कि आर्द्र त्वचा द्वारा श्वसन किस में होता है। तो आर्द्र त्वचा द्वारा श्वसन मेंढक में होता है। लास्ट आखिरी क्वेश्चन आपसे किया गया था कि हमारी मांसपेशियां थक क्यों जाती हैं। तो हमारी मांसपेशियां लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण थक जाती हैं। बस इतने क्वेश्चंस किए गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं भाग 2 के अंतर्गत। भाग 2 में आपको बताया जाएगा मनुष्य का श्वसन तंत्र। सबसे पहले कुछ चीज़ें याद रखनी होगी आपको कि मनुष्य में जो श्वसन तंत्र होता है वो किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। तो श्वसन तंत्र 2 नासा छिद्रों से मिलकर बना होता है, फिर नासा मार्ग, फिर ग्रसनी और फिर कंठ, और फिर कंठ के बाद श्वास नली के बाद श्वसनिया और श्वसनिकाओं तथा श्वसन अंग से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले आपको ये याद करना होगा, मैं लिख देता हूँ, आप इन अंगों को याद करिए। मानव, आपका नेक्स्ट टॉपिक भी है, लिखेंगे मानव का श्वसन तंत्र, मनुष्य का श्वसन तंत्र, मनुष्य का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आप लिखेंगे मानव का श्वसन तंत्र, एक जोड़ी नासा द्वार, या इसे हम नासा छिद्र भी कहते हैं, नासा छिद्र, इंग्लिश में नॉस्ट्रिल्स। अभी आप फिगर को मत देखिएगा, फिगर को अभी आपको नहीं देखना है, ये सभी आपको आगे बताए जाएंगे। जो जितना आपको कह रहे हैं सीक्वेंशियल आपको यही करना है। मनुष्य का श्वसन तंत्र किससे मिलकर बना होता है, सबसे पहले ये समझेंगे कौन कौन से अंग होते हैं। तो मनुष्य का श्वसन तंत्र 2 नासा द्वार यानी नासा छिद्र, जिसे इंग्लिश में नॉस्ट्रिल कहते हैं, कॉमा, नॉस्ट्रिल के बाद क्या आता है, नासा मार्ग आता है, नासा मार्ग, जिसे हम नेसल पैसेज भी कहते हैं या नेसल कैविटी भी कहते हैं, नेसल पैसेज लिखते चलेंगे, याद करते चलेंगे, और नेसल कैविटी, कॉमा, नासा मार्ग के बाद आता है ग्रसनी, इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है, यानी फेरिंग्स, एंड देन कंठ, लैरिंग्स, कंठ यानी लैरिंग्स, कंठ के बाद आता है श्वास नली यानी ट्रैकिया, नेक्स्ट श्वसनिया, ब्रोंकाई या ब्रोंकी, कॉमा, श्वसनिकाएं जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ब्रोंकियोल्स, तथा श्वसन अंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन से बना होता है। तो मानव का श्वसन तंत्र किससे किससे मिलकर बना होता है, तुरंत आप याद करेंगे। मानव का श्वसन तंत्र एक जोड़ी नासा द्वार या नासा छिद्र से, और फिर नासा मार्ग के बाद ग्रसनी के बाद ये आप देखते हैं आगे वाला कंठ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग कंठ कहलाता है, कंठ, और उसके बाद फिर श्वास नली 2 श्वसनियों में बढ़ जाता है, और फिर श्वसनिकाओं में बढ़ती हैं, और साथ ही साथ जो श्वसन अंग है हमारा वो क्या है, लंग्स यानी फेफड़े। तो ये हमारा श्वसन तंत्र इन्हीं से मिलकर बना होता है। सीक्वेंशियल आप याद करेंगे आपको, क्योंकि इन्हीं के बारे में एक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नासा द्वार नासा छिद्र के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे नासा मार्ग के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ग्रसनी, कंठ, और इसी तरीके से सीक्वेंशियल हम एक को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे ये संरचनाएं क्या है, किस तरह से श्वसन में सहायता करती हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, पहला नासा द्वार या नासा छिद्र। आइए अब इसको समझते हैं, नासा द्वार क्या है। तो हर मनुष्य में एक जोड़ी नासा छिद्र या नासा द्वार पाया जाता है, जिसके माध्यम से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करता है, या कह सकते हैं अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे नासा द्वार या नासा छिद्र के बारे में कि मनुष्य में एक जोड़ी नासा द्वार या नासा छिद्र नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, जो
बाहरी वायु को अंदर प्रवेश करने में का मार्ग होते हैं, या कह सकते हैं द्वार होते हैं। बाहरी वायु के अंदर प्रवेश करने का द्वार होते हैं। अब ऐड डालेंगे आप नासा मार्ग या नेसल पैसेज और नेसल कैविटी। आइए यहाँ पर देखते हैं हम नेसल पैसेज या नेसल कैविटी को। आप देख रहे हैं ये है हमारा नेसल कैविटी। यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है? नेसल कैविटी। नेसल कैविटी में सबसे पहले आप जो ये नासा द्वार देखते हैं ना, 2 नासा द्वार, ये 2 अलग अलग पार्ट में खुलती हैं। नेसल कैविटी में नासा मार्ग के अंदर 2 अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं इन दोनों की। ये दोनों जो नासा छिद्र होते हैं ये एक दूसरे से पृथक होते हैं एक सेप्टम के द्वारा। अंदर एक सेप्टम है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम नासा पट्ट या नासल सेप्टम कहते हैं। ये जो एक जोड़ी नासा द्वार है ना, ये जो छिद्र है, ऐसे देखते हैं, ये हमारी मान लीजिए नाक है, तो ये दोनों नासा द्वार जो है, एक नासा द्वार दूसरी नासा द्वार, एक दूसरे से जो पृथक होती है वो एक पट्ट के द्वारा पृथक होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नासा पट्ट या इंग्लिश में नेसल सेप्टम। नेसल सेप्टम, ठीक है। तो जो एक जोड़ी नासा द्वार होती हैं, ये एक दूसरे से किससे पृथक होती हैं? नेसल सेप्टम से पृथक होती हैं, याद रखेंगे। और ये दोनों कहाँ खुलती हैं? नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी यानी नासा मार्ग। नासा मार्ग हिंदी लिख दिए आप, हिंदी यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको फिगर में इंग्लिश ही यूज करना है, ठीक है। हिंदी आप यहाँ से देख लेंगे। नासा मार्ग को इंग्लिश में नेसल पैसेज या नेसल कैविटी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नेसल कैविटी कहाँ से कहाँ तक है। नेसल कैविटी आपका यहाँ से लेकर पूरा ये भाग है। नेसल कैविटी में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहला जो आता है वो है प्रगाढ़, यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्टिब्यूल, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रगाढ़ वेस्टिब्यूल। अभी आपको सिर्फ इतने फोकस रखना है, अभी इधर मत देखिएगा। यहाँ पर आपने ये देखा नॉस्ट्रिल से शुरू किया छिद्र, नॉस्ट्रिल, और उसके बाद आपने देखा ये जो भाग है, ये जो आपको ब्लैक कलर का यहाँ पर दिखाया गया है, ये भाग कहलाता है वेस्टिब्यूल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रगाढ़। और उसके बाद का जो क्षेत्र आता है नेसल कैविटी में, उसमें आप देखेंगे तो 3 बोन्स होती हैं, 1 2 3। इनका अलग अलग नाम है, सुपीरियर नेसल कॉन्का, मिडिल नेसल कॉन्का और इन्फीरियर नेसल कॉन्का। ये 3 हड्डियां होती हैं जो वायु को अंदर प्रवेश करने में सहायता करती हैं। इसी की मदद से वायु गर्म भी हो जाती है जब अंदर प्रवेश करती है। तो ये हो गया दूसरा मेन पार्ट नेसल कैविटी का, नेसल कॉन्का यानी अस्थि जो होती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो घराड़ क्षेत्र, घराड़ क्षेत्र, ठीक है। घराड़ यानी ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन कहाँ पर होता है आप देखेंगे तो ये जो भाग है, ऊपरी भाग, ये है ऑल्फैक्टरी रीजन, घराड़ क्षेत्र। इनसे निकल के आती हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑल्फैक्टरी नर्व्स निकल के आती है जिससे हमें गंध का एहसास होता है। ऑल्फैक्टरी रीजन होती है यहाँ पर। इसके ऊपर एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी बल्ब। और ये जो नेसल कैविटी में जो भाग होता है उसे हम कहते हैं घराड़ क्षेत्र या ऑल्फैक्टरी रीजन। लिखा हुआ है ऑल्फैक्टरी रीजन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? घराड़ क्षेत्र। ऑल्फैक्टरी रीजन जो होता है वहाँ से हमारे मस्तिष्क से जो नर्व्स आती हैं वे नर्व्स ऐसे फैली होती हैं यहाँ पर। इन नर्व्स को हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व्स। और ऑल्फैक्टरी नर्व्स के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वायु का गंध महसूस करते हैं। हम जो भी चीज़ें सूंघते हैं वो सूंघने में जो मदद करती हैं वो यही क्षेत्र है, घराड़ क्षेत्र, ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन में कौन सी नर्व्स होती हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं जिनकी मदद से हम गंध का महसूस करते हैं, गंध को। चौथा जो क्षेत्र है वो है रेस्पिरेटरी रीजन। देख रहे हैं ना, ये है आपका रेस्पिरेटरी रीजन। जो रेस्पिरेटरी रीजन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रीजन को अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में आपका स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सेबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी रीजन में सीलिया पाया जाता है, सीलिया यानी पश्माभ। और ये सीलिया क्या करता है? वायु के साथ आए हुए जितने भी सूक्ष्म कण होते हैं उनको चिपका लेता है, जिससे वो अंदर ना जा सके, ठीक है। तो आपने देखा जो नासा मार्ग है, नासा मार्ग में 4 क्षेत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला प्रगाढ़। प्रगाढ़ में क्या होता है? जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ का रीजन, ये जो रीजन है ये, इसे कहते हैं प्रगाढ़।
इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें बाल निकले होते हैं, इसमें भी स्वीट ग्लैंड्स होती हैं यानी श्वेत ग्रंथियाँ, साथ ही साथ तेल ग्रंथियाँ भी होती हैं, सेबेसियस ग्लैंड होती हैं, जिनसे लगातार तरल का स्राव होता रहता है और वो तरल क्या करती हैं, इन दीवारों को नम बनाए रहती हैं, जिससे कि जो भी हम वायु अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो उसमें अगर धूल कण है तो वहाँ पर चिपक जाए और चिपक के बाहर निकलता रहे, वो अंदर लंग्स में ना जाए, क्योंकि लंग्स में ऐसा कोई फिल्टर नहीं होता है जो इसको फिल्टर करके निकालेगा। इसीलिए जो प्रगाढ़ यानी वेस्टिब्यूल रीजन है उसमें बाल होते हैं, साथ ही साथ स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड होते हैं। स्वीट ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं श्वेत ग्रंथियाँ, सेबेसियस ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं तेल ग्रंथियाँ। आप सब कुछ याद करते चलेंगे। मैंने आपको क्या बताया, नासा मार्ग में क्या बताया कि नासा मार्ग में एक जोड़ी नासा छिद्र खुलती है, एक जोड़ी नासा छिद्र आपस में नासा पट्ट या नेसल सेप्टम के द्वारा पृथक होती हैं। नेसल कैविटी यानी नासा मार्ग में 4 क्षेत्र जो प्रमुख होते हैं उनमें सबसे पहला आता है वेस्टिब्यूल यानी प्रगाढ़। प्रगाढ़ में आपने क्या पढ़ा, इसमें बाल होते हैं। दूसरा, इसमें श्वेत ग्रंथि यानी स्वीट ग्लैंड होती हैं। तीसरा, इसमें सेबेसियस ग्लैंड यानी तेल ग्रंथियां पाई जाती है, जिनसे लगातार तरल का स्राव होता है, वे तरल वायु में उपस्थित धूल कणों को रोकती हैं। दूसरा आपने क्या पढ़ा, रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन यानी श्वसन क्षेत्र, इसमें क्या होता है, तो इसमें भी पश्माब यानी सीलिया पाया जाता है। ये रेस्पिरेटरी जो रीजन होती हैं वो श्वसन इपिथेलियम से बनी होती हैं, जिनमें सीलिया यानी पश्माब पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें तेल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जिनसे लगातार तरल का स्राव होता रहता है और ये इतनी संवहित होती हैं कि जिनसे जब वायु अंदर प्रवेश करता है तो थोड़ा टाइम लगता है उसको अंदर जाने में, और उसी टाइम जो लगता है इसके अंदर वायु को घुमाव में, उसी में वो वायु शरीर के तापमान के बराबर हो जाती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बहुत ठंडी हवा को अंदर ले लें तो भी नुकसान करेगा। तो इसीलिए ये जो कैविटी होती है इसमें वायु जब प्रवेश करता है तो वो शरीर के तापमान के बराबर हो जाता है। ठीक, रेस्पिरेटरी रीजन में। तीसरा आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा ये 3 हड्डियों के बारे में, 1 2 3 3 हड्डियाँ जो कि इन्फीरियर नेसल कोंका नीचे वाली कहलाती हैं, बीच वाली मिडिल नेसल कोंका कहलाती है और ऊपरी वाली सुपीरियर नेसल कोंका कहलाती है। ये 3 हड्डियों का भी अपना रोल होता है, ये भी वायु को घुमावदार रास्ते से होकर अंदर प्रवेश करने में सहायता करती हैं, जिससे वायु नम हो जाए और उसका ताप शरीर के ताप के बराबर हो जाए। इन सब के ऊपर जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं घराड़ क्षेत्र यानी ऑल्फैक्टरी रीजन। इस रीजन में जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहते हैं। वे हमें गंध का एहसास कराती हैं। वायु में जो भी हम चीज़ें महकते हैं उस चीज़ों को महकने में या सुगंध में वो एहसास कौन कराती हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, जो कहाँ पाई जाती हैं, घराड़ क्षेत्र यानी ऑल्फैक्टरी रीजन में पाई जाती हैं। अब तीसरा आता है ग्रसनी। देखिए, नासा द्वार हो गया, नासा मार्ग आपने समझ लिया। तीसरा क्या था, ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या होता है, ये जो रीजन है, ये रीजन यहाँ से लेकर ये नासोफेरिंग्स है, फिर ये ओरोफेरिंग्स है और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो क्या कहलाता है, लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, ये हो गया नासोफेरिंग्स, ये हो गया ओरोफेरिंग्स, ये हो गया लैरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के 3 रीजन आपने पढ़ा है इससे पहले भी जो आपका चैप्टर था उसमें। तो ग्रसनी का कार्य क्या है, ग्रसनी श्वास नली के ओपनिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस रीजन, ग्लॉटिस के भी ओपनिंग का स्थान है और साथ ही साथ जो ग्रास नली का जो निगल द्वार है गलेट, उसका भी ये ओपनिंग स्थल होता है। फिर आता है कंठ यानी लैरिंग्स क्या होता है। ये आप जो देख रहे हैं श्वास नली, श्वास नली का ऊपरी भाग जो होता है वो कंठ कहलाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लैरिंग्स यानी कंठ। लैरिंग्स का कार्य क्या है, कंठ। कंठ श्वास नली का ऊपरी भाग है। यह एक उपास्थ्यमय पेटिका है, मतलब कार्टिलेजिनस बॉक्स है। इसमें वोकल कार्ड्स पाए जाते हैं जो ध्वनि के उत्पादन में सहायता करते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये जो कंठ होता है वो ध्वनि उत्पादन में सहायक होता है, इसीलिए हम इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। और ये जो कंठ का जो उभरा हुआ भाग होता है, ये जो दिखता है ना निकला हुआ भाग, उभरा हुआ भाग, इसे हम क्या कहते हैं, तो कंठ के उभरे हुए भाग को एडम्स एप्पल कहा जाता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं कंठ का उभरा हुआ भाग जिसको आप छू सकते हैं, बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा निकला होता है, तो ये जो निकला हुआ भाग होता है इसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल, शुद्ध हिंदी में टेंटुआ कहते हैं।
कहते हैं ना टेटुआ दबा देंगे, ठीक है, तो हिंदी में इसे टेटुआ कहते हैं और इंग्लिश में इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। अब इसके पीछे एक स्टोरी होती है, अब आपने सुना होगा, सेब यहाँ पे फंस गया था, बाकी मैं स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद जाके देखिएगा। चलिए, ये था आपका कंठ के बारे में, लैरिंग्स। तो आपने पढ़ा कंठ या लैरिंग्स क्या है। कंठ या लैरिंग्स श्वास नली का ऊपरी भाग है, जो उपास्थ्यमय पेटिका होती है, जो ध्वनि उत्पादन में सहायक होती हैं, इसीलिए इसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। कंठ का उभरा हुआ भाग टेटुआ या एडम्स एप्पल कहलाता है। भोजन निगलते समय ये जो कंठ होता है वो एक उपास्थ्यमय ढक्कन से ढक जाता है। इस उपास्थ्यमय ढक्कन को क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। मैंने आपको बताया है ये सारी चीज़ें, आपको पाचन एवं अवशोषण वाले में बताए थे कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना श्वास नली में क्यों नहीं जाता, क्योंकि इसका जो द्वार होता है वो एक उपास्थ्यमय ढक्कन से बना होता है। जब खाना जाता है तो ये बंद हो जाता है, श्वास नली बंद हो जाती है, ठीक है। और इस ढक्कन को ही क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस, ठीक। ये हो गया आपका कंठ के बारे में। अब आइए पढ़ते हैं श्वास नली यानी ट्रैकिया के बारे में। श्वास नली क्या है, तो कंठ के जस्ट नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा श्वास नली। श्वास नली गर्दन से शुरू होता है और हमारे पीछे जो आपको दिखेगा रीढ़ की हड्डी, कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे किसी भी मनुष्य में तो वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ से ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम नीचे तक जाती है, रीढ़ की हड्डी यहाँ से स्टार्ट होती है और नीचे तक जाती है। तो आप अगर शुरू से स्टार्ट करेंगे वर्टिब्रल कॉलम को गिनना, 1 2 3 4 5, तो जो 5वां कशेरुकदंड होता है, 5वें वर्टिब्रल कॉलम होता है, वहाँ तक ये श्वास नली ऐसे जाती है, ठीक है। ये श्वास नली यहाँ तक जाती है। जैसे ही 5वें कशेरुकदंड पर पहुँचती है, ये 2 अलग अलग नली में विभाजित हो जाती हैं, अलग अलग नलियों में विभाजित हो जाती हैं। अब हम इसे क्या कहते हैं, श्वसनिया। ठीक है। श्वास नली गर्दन से आती है और कहाँ पर डिवाइड होती है, वर्टिब्रल कॉलम के कौन से नंबर पे, 5वें नंबर के वर्टिब्रल कॉलम पर डिवाइड हो जाती है और चली जाती है दाएं और बाएं फेफड़े में। अब सबसे पहले हम फेफड़े को समझ लेते हैं, तब इनके बारे में समझते हैं। फेफड़े हमारे शरीर में कितने होते हैं, 2, लेफ्ट और राइट लंग्स, ठीक है। ये हो गया आपका लेफ्ट लंग और दूसरा ये राइट लंग्स। अब देखिए, अगर आप इनकी बात करें लंग्स की, हृदय की, तो ये वक्ष गुहा में होती हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा के अंदर फेफड़े पाए जाते हैं। अगर आप लेफ्ट लंग्स को देखेंगे तो ये सिर्फ 2 लोब में डिवाइड होता है। देखिए 2 लोब को हमने बनाया है, एक यहाँ से ऐसे ये जो डिवाइड हुआ है ना, ये जो है ये एक लोब हो गया और दूसरा लोब ये। इस लोब को कहते हैं सुपीरियर लोब और इस लोब को कहते हैं इन्फीरियर लोब। अगर आप राइट लंग को देखें तो राइट लंग 3 लोब में डिवाइड होता है। यहाँ से आप देखेंगे तो एक पहला जो लोब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लोब को कहते हैं सुपीरियर लोब। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिवाइड हुआ है, ये पूरा जो लोब है वो कहलाता है मिडिल लोब, और ये जो नीचे वाला है इसे हम कहते हैं इन्फीरियर लोब। तो आपने देखा कि लंग्स जो होती हैं हमारी फेफड़े, वो फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होती हैं, और जो हमारा लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग मतलब ये बायां भाग, बायां जो हृदय है वो 2 लोब में डिवाइड होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर। दाएं अगर बात की जाए, दाएं यानी राइट लंग्स के बारे में, तो राइट लंग जो होता है वो 3 लोब में डिवाइड होता है, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर लोब में। ठीक, अभी और हृदय के बारे में बताया जाएगा आपको। सॉरी, मैं बार बार हृदय बोल दे रहा हूँ, फेफड़ा, फेफड़े के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, हृदय नहीं। हृदय यानी हार्ट हो गया। तो यानी लंग्स 2 होते हैं जो राइट और लेफ्ट साइड में होते हैं वक्षीय गुहा में। तो ये जो श्वास नली होती है
श्वास नली ये 5वें वर्टिब्रल कॉलम पर क्या होती है, 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। एक भाग इधर चला जाता है, दूसरा भाग इधर चला जाता है, इस लंग में, इस फेफड़े में। तो ये जो अंदर गया, जैसे ही ये पाइप अंदर गया, पहली बात तो ये जो फेफड़े में जो प्रवेश करती है जिस भाग में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइलम कहते हैं या नाभिका कहते हैं। अब ये जो पाइप थी अभी श्वास नली कहलाती थी, जैसे ही डिवाइड हुई इधर और इधर, तो ये अब क्या कहलाती हैं, मेन प्राइमरी ब्रोंकस, पहली प्राथमिक श्वसनियाँ, प्राथमिक श्वसनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए श्वास नली हो गया, ट्रैकिया, ट्रैकिया कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक। अब जो आया वो क्या है, श्वसनियाँ, इधर चली गई श्वसनी, इधर चली गई श्वसनियाँ। मतलब अभी जो डिवाइड हुआ है पाइप, उस पाइप को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस या प्राथमिक श्वसनियाँ। अब ये जो आगे डिवाइड हो जाती हैं इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस या द्वितीयक श्वसनियाँ। अब यही द्वितीयक श्वसनियाँ और आगे जब डिवाइड होती हैं तो ये कहलाती हैं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, इसे हम कहते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस, यानी तृतीयक श्वसनियाँ। अभी ये द्वितीयक श्वसनियाँ थी, ये आगे क्या कहलाती हैं, तृतीयक श्वसनियाँ। अब ये और महीन हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, पतली पाइप बना लेती हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स यानी श्वसनिका। ठीक है, देखिए श्वसनियाँ हो गया, अब आता है श्वसनिका, ब्रोंक्यूल्स। ये जो श्वसनिका होती हैं और महीन हो जाती हैं, जिससे बनता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। देख रहे हैं, ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये और महीन हो जाती हैं और कहलाती हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं ये और महीन हो जाती हैं, महीन पाइप बना लेती हैं, जिसे हम कहते हैं श्वसनिका यानी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। इनका एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, जो कि हम मिटा के दिखाते हैं आपको। आपको पाइप का नाम याद होना चाहिए, शुरू से पाइप को क्या कहते हैं, सिंगल पाइप ही है जो अंततः जाती है। तो सबसे पहले क्या था, श्वास नली यानी ट्रैकिया। श्वास नली जब डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट लंग में जाता है, तभी से हम क्या कहते हैं, श्वसनियाँ। श्वसनियाँ पतली हो जाती हैं। पहले हम प्राथमिक श्वसनियाँ, द्वितीयक सब लिखेंगे। प्राथमिक श्वसनियाँ, प्राथमिक श्वसनियाँ किस में डिवाइड होती हैं, द्वितीयक श्वसनियों में, द्वितीयक से तृतीयक श्वसनियों में, और फिर तृतीयक श्वसनियों से आती हैं ये किसमें, श्वसनिका में, श्वसनिका से ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स यानी अंतस्थ श्वसनिका में प्रवेश करती हैं। अंतस्थ श्वसनिका से फिर श्वसनिका में जाती हैं। श्वसनिका से ये जाती हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलर डक्ट यानी कूपिका नली में जाती हैं। और कूपिका नली किस में जाती है, वायु कूपिका में। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक सिंगल नली है, आप देखिए तो ये सिंगल नली है, एक सिंगल नली। अभी हम इसे कहाँ क्या कह रहे हैं, श्वास नली कह रहे हैं। अभी हम इसे श्वास नली कह रहे हैं। फिर ये जब डिवाइड हुआ तो क्या कहलाएगा, प्राथमिक श्वसनियाँ। फिर ये डिवाइड हुआ द्वितीयक श्वसनियाँ, फिर डिवाइड हुआ तृतीयक श्वसनियाँ, फिर आगे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे डिवाइड हो रहा है श्वसनिका, फिर आगे डिवाइड हो रहा है, पतली हो जा रही है, तो इसे हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल या अंतस्थ श्वसनिका कहते हैं। अब यहाँ अंदर नहीं दिखा मिल रहा है क्योंकि बहुत महीन हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा महीन हो जाती हैं ये जो नली है और महीन हो जाती है, तब इसे हम क्या कहते हैं, श्वसनिका। और महीन हो जाती हैं तब इसे हम कहते हैं कूपिका नली। और ये जो कूपिका नली होती है, ये जो कूपिका नली है, यही प्रवेश करती है इन छोटे छोटे वायुकोश में। ये तो पूरा का पूरा संरचना कहलाता है एल्वियोलाई यानी वायु कूपिका एल्वियोलाई। ये जो वायु कूपिका होती हैं पूरी संरचना है,
ये पूरी संरचना को क्या कहते हैं? वायुकूपिका। ये जो वायुकूपिका होती हैं वो ढेर सारे छोटे छोटे गुब्बारे जैसे संरचना से बनी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो गुब्बारे जैसी संरचना होती है इसे हम कहते हैं वायुकोश, एल्वियोलर या एयर सैक भी कहते हैं, या फिर हम एल्वियोलर सैक भी कहते हैं, वायुकोश। बस पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नली का नाम क्या क्या है, क्योंकि यही सब इम्पोर्टेंट है। जो परेशान करती हैं वो यही सब चीज़ें हैं कि किसे क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे, कंठ के नीचे से स्टार्ट होता है जो नली, उसे हम श्वास नली कहते हैं। श्वास नली जैसे ही डिवाइड हुआ, अब इन दोनों नलियों को हम कहते हैं प्राथमिक श्वसनियाँ। प्राथमिक श्वसनियाँ फिर विभक्त हो जाती हैं द्वितीयक श्वसनियों में, फिर द्वितीयक श्वसनियाँ फिर विभक्त हो जाती हैं तृतीयक श्वसनियों में, और तृतीयक श्वसनियाँ विभक्त हो जाती हैं श्वसनिका में। श्वसनिका और महीन पाइप बनाती हैं जिसे हम अंतस्थ श्वसनिका यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और फिर ये टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं और महीन हो जाती हैं, तब इसे हम श्वसन श्वसनिका कहते हैं। और फिर श्वसन श्वसनिका और महीन होकर कूपिका नली बनाती है जो वायु कूपिका के अंदर प्रवेश करती हैं। यानी ये जो देख रहे हैं ये वायु कूपिका, ये कूपिका नली है। कूपिका नली कहाँ प्रवेश कर रही है? वायु कोश में, ठीक है, एल्वियोलर सैक में। मतलब समझ में आया? ये जो एयर है, एयर ये नासा छिद्र से होता हुआ नेसल कैविटी में पहुंचता है, फिर यहाँ से होते हुए कहाँ जाता है? ग्रसनी में, और ग्रसनी से फिर कंठ में, कंठ से ये वायु श्वास नली में, फिर प्राथमिक श्वसनियों में, फिर द्वितीयक श्वसनियों में, फिर तृतीयक श्वसनियों में, फिर श्वसनिका में, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अंतस्थ श्वसनिका में, और फिर श्वसन श्वसनिका में, और फिर वायुकूपिका। वायुकूपिका से होते हुए वायु कहाँ चला जाता है? यहाँ पर एल्वियोलर सैक यानी वायु कोश में, वायु कोश में। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर ये बनाया हुआ है, ये जो है ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अंदर की तरफ आता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक, बस ये था आपका फेफड़े के बारे में। जो फेफड़े का संरचना यहाँ तक आपने पढ़ा। अभी फेफड़े के बारे में नहीं है, ये फेफड़े के अंदर की जो संरचना है वो आपने देखा। आप देख रहे हैं ना कि एक सिंगल पाइप है जो दोनों जगह पर जाकर फैल गई है चारों तरफ, और फैल कर देखिए कितना एक जटिल संरचना बना देता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे ब्रांचेज हैं, और ब्रांचेज किस में निकलते हैं? पेड़ में। पेड़ों की शाखाओं की तरीके से दिखने लगती हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, ब्रोंकियल ट्री ऑफ लंग। इस पूरे संरचना को श्वास नली, प्राथमिक श्वसनिया, द्वितीयक श्वसनिया, श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिया, ये सभी मिलाकर क्या बनाते हैं? ब्रोंकियल ट्री कहलाती हैं ऑफ लंग्स, ब्रोंकियल ट्री ऑफ लंग्स। जैसे देखेंगे तो पेड़ की एक शाखा है। अंततः जो नली होती है, ये जो लास्ट आप देखते हैं ना, ये जो है, ये अंततः अंतिम जो नली होती है वो कहाँ पर जाकर खुलती है? सभी के सभी खुलती हैं गुब्बारे जैसी संरचना में, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुकोश या वायुकूपिका। वायुकूपिका एल्वियोलाई में बहुत सारे वायुकोश होते हैं जिनमें गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, समझ में आई? ये जो अंतिम वाला पाइप है वो कहाँ जा रहा है? यही है अंतिम वाला पाइप। ये अंतिम वाला पाइप कहाँ खुलता है? आकर वायुकूपिका में उपस्थित जो वायुकोश हैं उनमें आकर खुलती है। एक एक जो कूपिका नली है, एक कूपिका नली एक वायुकोश में खुलती है, एक कूपिका नली एक वायुकोश में खुलती है, दूसरी कूपिका नली की दूसरी वायुकोश में खुलती है। इस तरह से जो गैस आता है वो नाक से होते हुए कहाँ पहुँचता है? इन क्षेत्रों में पहुँचता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में। और यहीं पर आप देख रहे हैं ये रक्त वाहिनियाँ हैं, ये फैली होती हैं चारों तरफ से, ऐसे इनको घेरे होती हैं, क्योंकि इन्हीं से ऑक्सीजन मिलेगा इनको। ऑक्सीजन रक्त में जाएंगी किसके माध्यम से? इन्हीं के माध्यम से जाएंगी ना।
अब पहले इतना आप एकदम क्लियर कर लीजिए, तब उसके बाद हम उसको तुरंत समझा देते हैं, क्योंकि अगर ये समझ ले गए, पकड़ ले गए चीज़ को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी पूरे फिजियोलॉजी में। 2-3 चैप्टर तो आपका वैसे ही पार हो जाएगा। हमने आपको शुरू से बताया है कि ऑक्सीजन क्यों चाहिए या ऑक्सीजन क्यों चाहिए, भोजन के ऑक्सीकरण के लिए। तो देखिए ये जो चैप्टर है वो पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ। ऑक्सीजन जो चाहिए वो जो पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भोजन का डाइजेशन, उसके बाद क्या बनता है ग्लूकोज, और उसके ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं कि कैसे मिलता है वो ऑक्सीजन। तो ये जो चैप्टर है वो प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है। अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन से कैसे लेता है वो आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम तीनों चैप्टर को सम्मिलित रूप से आपको बता दें कि क्या है। भोजन हमने किया अध्याय 16 में, उसका डाइजेशन होकर क्या बना ग्लूकोज। अब हमने पढ़ा ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और उससे ऊर्जा मुक्त होती है। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन कैसे यहाँ से रक्त में जाता है, लेकिन हम यही बता दे रहे हैं ऑक्सीजन रक्त में जाता है सरल विसरण के द्वारा। जब हमारे रक्त में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो यहाँ पर जो रक्त पहुँचता है उसमें ऑक्सीजन अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया सरल विसरण यही होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। हमने बता रहे हैं कि हमारे रक्त में ऑक्सीजन कम है, तो रक्त में ऑक्सीजन कम है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है ना वायुकोश में, तो वायुकोश में ज़्यादा ऑक्सीजन है, यहाँ पर कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ चला जाता है और पूरे शरीर में वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। आइए आपको परिवहन तंत्र के बारे में भी बताते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा पॉज करके, इससे पहले बैक करके लिख लीजिएगा। तीसरा, अब इसके बाद जो चैप्टर आता है ना अध्याय 17 के बाद अध्याय 18, वो यही है देह तरल और परिसंचरण। तो हमको यहीं पर पढ़ लेना उचित हमको लग रहा है, आपको समझा देते हैं यहीं पर। ये हो गया आर्टरिया, ये हो गया वेंट्रिकल, ये हार्ट है, ये हो गया नेक्स्ट वेंट्रिकल और इससे जुड़ी हुई आर्टरिया, ठीक है। और इस वेंट्रिकल से जो जाता है, जो नली जाती है, सॉरी इसमें लिया है, हाँ सही है इसी में आएगा, और ये जाती है लंग्स में, ठीक, ये चला गया इसमें फिर वहाँ से, ठीक है। समझिएगा ये हमारा हृदय है, हार्ट, ये आपका जो है वो है क्या, हार्ट है। हार्ट में मैंने आपको बताया है 4 चैम्बर होते हैं। एक ये, इसे हम कहते हैं अलिंद आर्टरिया, इसे हम कहते हैं निलय या वेंट्रिकल, दूसरा वेंट्रिकल, दूसरा आर्टरिया। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, चैम्बर्स जिन्हें कहते हैं। 2 अलिंद होता है, एक इधर राइट साइड में, दूसरा लेफ्ट साइड में। 2 निलय होता है जिसे इंग्लिश में वेंट्रिकल कहते हैं, एक राइट साइड में, दूसरा लेफ्ट साइड में। ये जो आप देख रहे हैं ये त्वचा कोशिकाएं हैं। त्वचा कोशिकाओं से जो रक्तवाहिनी आती है, ये है रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी आपको 4 के बारे में पढ़ना है। एक जो अशुद्ध रक्त को लाती है, अशुद्ध यानी मैंने बताया है अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन ना हो। अशुद्ध रक्त को लाने वाली जो नली है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिरा यानी वेन्स। ये है आपका सिरा। इसमें जो रक्त आ रहा है वो हल्का बैगनी रंग का दिखता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। मैंने आपको बताया जब ऑक्सीजन ना हो तो उस रक्त का रंग कैसा हो जाता है, बैगनी। और ये रक्त आता है अशुद्ध रक्त शरीर की त्वचा से, या आपको लिख दें त्वचा कोशिका। ये जो है त्वचा कोशिका से जो रक्त आता है वो कौन सा होता है, अशुद्ध होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि वो ऑक्सीजन त्वचा को दे चुका है। तो अशुद्ध रक्त आता है किसके माध्यम से, सिरा के द्वारा। किस में जाता है, हृदय में पहुंचता है। हृदय से ये अशुद्ध रक्त यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है,
किसमें? लंग्स में। ये आपका लंग्स यानी फेफड़ा। बताइए फेफड़े में किस लिए आया है? ऑक्सीजन लेने के लिए ना। तो यहाँ पर ये जो रक्त आता है फेफड़े में, हृदय से रक्त को फेफड़े में लाने का जो कार्य होता है वो किसका कार्य होता है? वो होता है फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए अब यहाँ पर जब आया ये हरे रंग का जो रक्त है वो आया, बैगनी रंग का होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो ब्लू कलर का हमने बनाया है ना, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का है ये आया, ये कहाँ से आ रहा है? हृदय से रक्त को ला रहा है फेफड़े में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी लिखा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी ये लेकर आ रहा है। ब्लड फ्रॉम हार्ट मतलब हृदय से रक्त को लेकर आ रहा है कहाँ पे? फेफड़े में। अब ये फेफड़े में जब पहुंचा तो ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इनके पास ऑक्सीजन नहीं है ब्लू वाले के पास। तो जब ब्लू वाले के पास ऑक्सीजन नहीं है तो वायुकूपिका में ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ सब भी वायुकूपिका है, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम यानी रक्त में चला आता है। और जैसे ही रक्त में आएगा रक्त का कलर चेंज हो जाता है और बदल जाता है रेड में। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। अब ये किसके माध्यम से आएगा? फेफड़े से हृदय में किसके माध्यम से आ रहा है? देखिए फेफड़े से हृदय में किसके माध्यम से आया? तो इसे हम कहते हैं फुफ्फुसीय सिरा यानी पल्मोनरी वेन। अब ये शुद्ध रक्त है, फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा आता है हृदय में, और हृदय से फिर कहाँ चला जाता है? शरीर की समस्त कोशिका में चला जाता है। हृदय से रक्त शरीर की त्वचा में जाता है किसके माध्यम से? धमनी के द्वारा, आर्टरी के द्वारा। ये सब क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो इसी चैप्टर से तो रिलेटेड हुआ, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्सीजन कैसे रक्त में जाता है, इसी चैप्टर से रिलेटेड हुआ। लेकिन ये जो टॉपिक है वो आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा, तो क्यों ना हम इसी समय समझ लें, इसी समय समझ लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए यहाँ पर 4 चीज़ों को आपको याद रखना है। धमन जो होती हैं रुधिर वाहिनियाँ, एक होता है सिरा, दूसरा होता है फुफ्फुसीय सिरा। सिरा 2 प्रकार की होती हैं, एक केवल सिरा और एक फुफ्फुसीय सिरा। जो सिरा होती हैं वो अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं, फुफ्फुसीय सिरा जो है वो शुद्ध रक्त का वहन करती हैं। उल्टा होता है तो याद रखेंगे, अगर सिरा है, केवल सिरा नाम लिखा है तो क्या कहेंगे? अशुद्ध रक्त ले जा रहा है यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन अगर इसी का आगे फुफ्फुसीय लग गया यानी ये शुद्ध रक्त को लेकर आ रहा है। धमनी हमेशा शुद्ध रक्त को लाती है, लेकिन अगर इसके आगे अशुद्ध फुफ्फुस से धमनी लग गया तो यानी अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, तो क्यों ना हम इसे तुरंत याद कर लें। जिस सीक्वेंस में बता रहे हैं उसी सीक्वेंस में याद करेंगे, क्योंकि इसी सीक्वेंस में पूछे भी जाते हैं। शरीर त्वचा से अशुद्ध रक्त को हृदय में कौन लाता है? आंसर सिरा। हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़े में कौन लेकर जाता है? फुफ्फुसीय धमनी। शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में कौन लेकर आता है? फुफ्फुसीय सिरा। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर त्वचा में कौन लेकर जाता है? धमनी। बस ये था आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र भी हो गया, चूँकि इसी से रिलेटेड था इसलिए मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें। तो अब आप देख लिए होंगे, समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो जाल फैला हुआ है रुधिर वाहिनियों का, उनमें ये क्या है? ये फुफ्फुसीय धमनी और ये है आपका फुफ्फुसीय सिरा, पल्मोनरी वेन, जिसे हम क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय सिरा। ये क्या करता है? ब्लड टू हार्ट, रक्त को हृदय में ले जाता है। उम्मीद है कि ये पूरा आपको टॉपिक समझ में आ गया कि कैसे वायु शरीर के अंदर प्रवेश करता है, फेफड़े के अंदर वायुकूपिका तक पहुंचता है और वायुकूपिका में पहुंचकर रक्त में ऑक्सीजन कैसे जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकल जाता है। तो आज का टॉपिक इतना ही। आप इसके बारे में सब पूरी जानकारी लिखेंगे जितना भी हम बोल रहे हैं,
तो आपने आई थिंक लिखा होगा कि मनुष्य का श्वसन तंत्र, और इसमें आपने लिखा था कि मनुष्य का श्वसन तंत्र एक जोड़ी नासा छिद्र यानी नासा द्वार से मिलकर बना होता है, नासा द्वार कॉमा नासा मार्ग नेसल कैविटी नेसल पैसेज कॉमा ग्रसनी कॉमा कंठ कॉमा श्वास नली कॉमा श्वसनिया कॉमा श्वसनिकाएँ तथा श्वसन अंग से मिलकर बनी होती हैं। अब सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे वाह्य नासा द्वार। वाह्य नासा द्वार या नासा छिद्र, इसे इंग्लिश में नॉस्ट्रिल कहते हैं, NOSTRILS नॉस्ट्रिल्स। इसमें लिखेंगे मनुष्य में एक जोड़ी नासा छिद्र नासा द्वार पाई जाती है जो होठों के ऊपर बाहर की ओर खुलती है। फिर आप दूसरा हेडिंग डालेंगे नेसल कैविटी या नासा मार्ग। दूसरा हेडिंग है नासा मार्ग या नेसल कैविटी, और इसमें लिखेंगे वाह्य नासा द्वार दो अलग अलग नासा मार्गों में खुलती है। आगे लिखेंगे दोनों नासा मार्गों को पृथक करने के लिए इनके मध्य में एक नासा पट्टिका यानी नेसल सेप्टम होता है। आगे लिखेंगे प्रत्येक नासा मार्ग में मुख्य निम्न भाग होते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे प्रगाढ़। प्रगाढ़ यानी इंग्लिश में वेस्टिब्यूल। अब इसमें लिखेंगे इस भाग में बाल पाया जाता है तथा त्वचा में श्वेत ग्रंथियां ब्रैकेट में स्वीट ग्लैंड तथा तेल ग्रंथियां ब्रैकेट में सेबेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं। बाल धूल कणों को अंदर जाने से रोकती हैं। अब आप दूसरा हेडिंग डालेंगे नेसल कैविटी में ये हो गया प्रगाढ़। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेटरी रीजन। लिखेंगे श्वसन क्षेत्र, इंग्लिश में रेस्पिरेटरी रीजन। इसमें लिखेंगे यह श्वसन एपिथीलियम से आच्छादित होता है। इसमें लिखेंगे कि इन श्वसन एपिथीलियम में श्वसन एपिथीलियम में पछमाप यानी सीलिया तथा श्वेत तथा अनेक सीरिमी ग्रंथियां पाई जाती हैं। आगे लिखेंगे इस अत्यधिक संवहनी तथा पछमाभित नली से होकर जब वायु प्रवेश करती है, अंदर प्रवेश करती है, तो यह गर्म व नम हो जाती है तथा वायु में उपस्थित धूलकण नासा मार्ग के श्वसन क्षेत्र में श्लेष्म से चिपककर वहीं पर रुक जाते हैं। अब तीसरा हेडिंग डालेंगे घ्राण क्षेत्र या घ्राण अंग जिसे कहते हैं, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। इसमें लिखेंगे नासिका गुहा की ऊपरी सतह पर श्लेष्म उपकला में घ्राण कोशिकाएं या सिनिडेरियन कोशिका, इसे हम कहते हैं सिनिडेरियन कोशिका, जो यहाँ पर पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं सिनिडेरियन कोशिका से होकर जब होकर वायु प्रवेश करती है तब ये घ्राण कोशिकाएं उत्तेजित होकर गंध की संवेदना को विकसित करती हैं। आखिरी चौथा लिखेंगे नेसल कॉन्का, इन्हें हम नासा संखिकाएं कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे नासा संखिकाएं या नेसल कॉन्का, और इसके बारे में लिखेंगे प्रत्येक नासिका गुहा में पार्श्व दीवार पर श्लेष्म से ढकी 3 अस्थियां घुमावदार भंजों के रूप में स्थित होती हैं। इन भंजों को टरबाइन अस्थियां कहते हैं। इन टरबाइन्स के कारण नासा मार्ग के भीतरी क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे यहाँ से होकर अंदर जाने वाली वायु गर्म व नम हो जाती है, या इस तरह से भी कहते हैं जिससे यहाँ से होकर जाने वाली वायु का ताप शरीर के ताप के बराबर हो जाता है। बस नासा मार्ग के बाद आता है ग्रसनी। तो आप लिखेंगे हेडिंग ग्रसनी या फेरिंग्स, और इसमें लिखेंगे इस भाग में कंठ द्वार यानी ग्लॉटिस जो श्वास नली में खुलता है तथा निगल द्वार यानी गलट GULLET गलेट जो ग्रास नली में खुलता है स्थित होता है। बस ग्रसनी के बारे में इतना ही कि ग्रसनी में कंठ द्वार यानी ग्लॉटिस जो श्वास नली में खुलता है तथा निगल द्वार जिसे हम गलेट कहते हैं जो ग्रास नली में खुलता है स्थित होता है। फिर अब इसके बाद आता है श्वास नली। तो हेडिंग डालेंगे श्वास नली या ट्रैकिया, इसके बारे में लिखेंगे नहीं, श्वास नली के पहले भी आपका आता है कंठ यानी लैरिंग्स, तो पहले कंठ के बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे यह श्वास नली का ऊपरी भाग है या एक उपास्थि पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसीलिए इसे हम साउंड बॉक्स ध्वनि पेटिका भी कहते हैं। कंठ का उभरा हुआ भाग टेंटुआ या एडम्स एप्पल कहलाता है। भोजन निगलते समय कंठ
एक उपास्थि संरचना से ढक जाता है, जिसे हिंदी में कंठछद या इंग्लिश में एपिग्लॉटिस कहते हैं, जिसे कंठछद या एपिग्लॉटिस कहते हैं। भोजन निगलते समय कंठ द्वार एक उपास्थि संरचना से ढक जाता है, जिसे कंठछद या एपिग्लॉटिस कहते हैं। इंग्लिश ही याद रखिएगा, ये ज़्यादा इजी भी होता है और याद भी रहता है। आगे लिखेंगे कि एपिग्लॉटिस से भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। अगला हेडिंग डालेंगे श्वास नली कॉमा श्वसनिया कॉमा श्वसनिका, ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल। इसमें आप लिखेंगे श्वसनिया नहीं श्वास नली, लिखेंगे श्वास नली ग्रीवा से होते हुए वक्ष गुहा के मध्य में 5वीं कशेरुक तक जाकर दाईं व बाईं 2 प्राथमिक श्वसनिकाओं में बंट जाती है। प्राथमिक ब्रोंकस में बंट जाती हैं, प्राइमरी ब्रोंकस में बंट जाती हैं। आगे लिखेंगे प्राथमिक श्वसनिका विभक्त होकर द्वितीयक श्वसनिया बनाती हैं। द्वितीयक श्वसनिया आगे और विभक्त होकर तृतीयक श्वसनिया बनाती हैं। तृतीयक श्वसनिया और पतली नली में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे हम श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका महीन नली में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम अंतस्थ श्वसनिका कहते हैं। और अंतस्थ श्वसनिका श्वसन कूपिका का निर्माण करती हैं। श्वसन कूपिका वायुकोश में प्रवेश करता है। इस तरह से एक एक कूपिका नली वायुकोश के एक वायु कूपिका में प्रवेश करता है। इस तरह से एक एक कूपिका नली वायु कूपिका के एक वायुकोश में प्रवेश करता है। इस प्रकार से वायु नलिका के बार बार विभक्त होकर अनेक शाखाओं का निर्माण करने से एक ऐसी संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम श्वसनीय वृक्ष या ब्रोंकियल ट्री ऑफ लंग्स कहते हैं। अगर आप देखें श्वास नली और श्वसनियों की दीवार पर, तो आपने देखा होगा ऐसे रिंग्स बने हुए हैं, लाइनिंग। ये रिंग्स होती हैं जो सी टाइप की होती हैं, ऐसे मतलब पीछे के भाग में खुली होती हैं, ठीक। ये ऐसे रिंग्स हमारी श्वास नलियों में ऐसे जगह जगह पे लगे होते हैं, जिससे जो दीवार है वो आपस में चिपके नहीं, ठीक है, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो चिपकने की संभावना है। तो इनको ऐसे बनाए रखने के लिए इनमें ऐसे सी टाइप के रिंग्स होते हैं, उपास्थि में छल्ले होते हैं। तो पूछा जाता है कि श्वास नली और श्वसनियों में कौन से छल्ले पाए जाते हैं, तो उपास्थि में छल्ले पाए जाते हैं जो सी आकार के होते हैं। 15 से 20 छल्ले पाए जाते हैं। तो ये भी लिखेंगे अगले लाइन से कि श्वास नली व श्वसनियों की दीवार पे प्रभासी उपास्थि यानी हाइलिन कार्टिलेज के 15 से 20 उपास्थि में छल्ले यानी कार्टिलेजनस रिंग्स होते हैं। ये छल्ले श्वास नली के पृष्ठ भाग में स्थित होते हैं तथा ग्रसनी की दीवार से चिपके होते हैं। ये छल्ले कैपिटल सी के आकृति के होते हैं। ये श्वास नली व श्वसनियों को चिपकने से बचाते हैं, जिससे वायु इसमें आसानी से आ जा सके। अगली लाइन से लिखेंगे कि श्वास नली एवं श्वसनिकाओं की दीवारों पर तंतुकीय संयोजी ऊतक की बनी। आगे लिखेंगे श्वास नली व श्वसनिकाओं की दीवार तंतुकीय संयोजी ऊतक से बनी होती हैं, जिस पर स्यूडो स्तरित रोमाबी एपिथेलियम श्वास नली एवं श्वसनिकाओं की दीवार तंतुकीय संयोजी ऊतकों से मिलकर बनी होती हैं, जिस पर स्यूडो स्तरित रोमाबी एपिथेलियम का आवरण होता है। स्यूडो स्तरित रोमाबी एपिथेलियम का आवरण होता है। इसमें श्लेष्म का स्राव करने वाली कोशिकाएं जैसे चषक कोशिकाएं अधिकता में पाई जाती हैं। चषक कोशिकाएं अधिकता में पाई जाती हैं, यानी श्वास नली और श्वसनिकाओं की दीवार तंतुकीय संयोजी ऊतक से मिलकर बनी होती हैं, जिन पर स्यूडो स्तरित रोमाबी एपिथेलियम का आवरण होता है। इन पर श्लेष्म का स्राव करने वाली कोशिकाएं जैसे चषक कोशिकाएं पाई जाती हैं। श्लेष्म और सीरम जो भी स्रावित होता रहता है इन दीवारों में, उनका कार्य क्या है, तो लिखेंगे श्लेष्म और सीरम नलिकाओं की दीवार को नम बनाए रखती हैं, जिससे वायु के प्रसाद प्रवेश किए धूल कण उन पर चिपक जाएं
और बाहर निकलते रहें। ये जो धूलकण होते हैं जो चिपक जाते हैं इन श्लेष्म में, वो सीलिया के द्वारा ग्रसनी की तरफ ढकेले जाते हैं। इन्हीं दूषित जो श्लेष्म होते हैं जो बार बार ढकेले जाते हैं श्वास नली की दीवारों से सीलिया द्वारा ग्रसनी में आते हैं, इन्हीं दूषित श्लेष्म को ही बलगम या कफ कहा जाता है। बस अब छठवां आप हेडिंग डालेंगे श्वसन अंग। तो श्वसन अंग में मनुष्य में क्या पाया जाता है? फेफड़ा। तो आप लिखेंगे मनुष्य में श्वसन अंग हेडिंग, और उसमें लिखेंगे मनुष्य में श्वसन अंग के रूप में एक जोड़ी फुफ्फुस या फेफड़ा होता है। मानव शरीर में या वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा एक बंद कटघरे के समान होती है। इसके आगे की ओर गर्दन, नीचे की ओर डायाफ्राम। आप अगर देखेंगे हृदय के आगे की ओर तो गर्दन है, उसके नीचे की ओर एक मसल्स होती हैं, एक पेशी होती है जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। ये डायाफ्राम भी हमारे सांस लेने में मदद करती है, बाद में आपको बताया जाएगा। तो लिखेंगे हृदय बार बार आता है। फेफड़े के ऊपर ग्रीवा यानी गर्दन और इसके नीचे की ओर डायाफ्राम होता है। इसके अधर तल पर, फेफड़े के अधर तल पर एक हड्डी ऐसे पाई जाती है, ऐसे सिंगल यहाँ पर एक हड्डी गई है, उसे हम कहते हैं स्टर्नम। तो लिखेंगे इसके अधर तल पर एक स्टर्नम तथा पृष्ठ तल पर इसके पीछे कशेरुकदंड पाया जाता है ना, तो लिखेंगे इसके अधर तल पर स्टर्नम, इसके पृष्ठ तल पर कशेरुकदंड तथा पार्श्वों में, मतलब इन और इन क्षेत्र में, मतलब लंग्स के इन क्षेत्रों में, फेफड़े के इन क्षेत्रों में पार्श्वों में क्या पाई जाती हैं? पसलियाँ पाई जाती हैं। अगर आप देखेंगे जो फेफड़े होते हैं दोनों, ये एक बहुत सारे हड्डियों से ऐसे सुरक्षित होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पसलियाँ कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम पसलियाँ कहते हैं। ये हड्डियाँ जो निकल के इनको ढकती हैं, वो कहाँ से निकलती हैं? स्टर्नम नामक हड्डी से। यहाँ पर एक हड्डी होती है, एक सिंगल हड्डी जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, उन्हीं से ये जो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक, ये जो हड्डियाँ आप देख रहे हैं ये क्या कहलाती हैं? रिब्स कहलाती हैं। तो इन्हीं के अंदर, रिब्स के अंदर क्या होते हैं? फेफड़े सुरक्षित होते हैं। आपको टॉपिक बताया जाएगा आगे के चैप्टर में कि कैसे हमारी जो फेफड़े होते हैं वो वक्ष के अंदर सुरक्षित होते हैं इन्हीं रिब्स के मदद से। ये जो हड्डियाँ होती हैं इनको चारों तरफ से ऐसे घेरे होती हैं जिससे कोई भी चोट इन पर ना लगे। तो इनके अधर तल पर क्या होता है? स्टर्नम, पृष्ठ तल पर कशेरुकदंड तथा पार्श्वों में क्या पाई जाती हैं? रिब्स पाए जाते हैं। पार्श्वों में रिब्स यानी पसलियाँ पाई जाती हैं। अब हेडिंग डालेंगे फेफड़ा, लंग्स। लिखेंगे मनुष्य में फुफ्फुस दो स्पंजीय गुलाबी रंग की होती हैं जो वक्ष भाग में, वक्ष गुहा में स्थित होती हैं। आगे लिखेंगे प्रत्येक फेफड़ा अपनी ओर की फुफ्फुसावरण में स्थित होती है। आप देख रहे हैं ना, एक फेफड़े में दो आवरण होती हैं, एक अंदर की तरफ जिसे हम कहते हैं विसरल प्लूरा, दूसरा बाहर की तरफ जिसे हम पैराइटल प्लूरा कहते हैं। इसके बीच में जो कैविटी यानी खाली गुहा होती है उसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, जिसमें तरल भरा होता है। जब इस तरल में कोई इन्फेक्शन हो जाता है किसी जीवाणु या विषाणु के द्वारा, तो इसमें जो तरल होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग को हम प्लूरिसी भी कहते हैं। तो आगे लिखेंगे कि प्रत्येक फुफ्फुस या फेफड़ा अपनी ओर की फुफ्फुसावर्णी गुहा में स्थित होता है, बंद होता है। आगे लिखेंगे प्रत्येक फुफ्फुसावर्णी गुहा चारों ओर से दो सीरमी झिल्लियों द्वारा घिरी होती है जिसे फुफ्फुसावरण यानी प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दोनों फुफ्फुसावरणों के बीच जलीय तरल सीरम भरा होता है। यह तरल दोनों कलाओं को नम बनाए रहता है तथा घर्षण से बचाता है। आगे लिखेंगे जब कभी जीवाणु या विषाणु के संक्रमण से यह तरल अधिक हो जाता है तब इस रोग को प्लूरिसी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे प्राथमिक श्वसनियाँ जिस जगह से हृदय में फेफड़े में, बार बार हृदय क्यों आ रहा है, फेफड़े में याद रखेंगे। प्राथमिक श्वसनियाँ प्रत्येक फेफड़े में जहाँ पर प्रवेश करती है उस भाग को नाभिका या हाइलम कहते हैं। आगे लिखेंगे फेफड़े में आने जाने वाली रुधिर वाहिनियाँ, लसिका, तंत्रिकाएँ, ये सभी हाइलम यानी नाभिका के द्वारा ही आती जाती हैं। आगे लिखेंगे प्रत्येक फेफड़े में असंख्य वायु कूपिका यानी एल्वियोलाई पाई जाती हैं। असंख्य वायु कूपिका यानी एल्वियोलाई पाई जाती हैं। अब लिखेंगे कि प्रत्येक फेफड़े में असंख्य वायु कूपिका यानी एल्वियोलाई पाई जाती हैं। आगे लिखेंगे प्रत्येक वायु कूपिका की दीवार अत्यधिक पतली होती है जो दो
ऊतक स्तरों बाहरी महीन संयोजी ऊतक तथा आंतरिक महीन सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। लिखेंगे संयोजी ऊतक स्तर में रुधिर केशिकाओं का जाल फैला होता है। आगे लिखेंगे रुधिर और कोष्ठकों में भरी वायु के बीच आदान प्रदान इन्हीं स्थानों पर होता है। लास्ट लाइन लिखेंगे वायु कोष्ठकों में फैला रुधिर केशिकाओं का जाल एक और फुफ्फुसीय धमनियों की शाखाओं तथा दूसरी ओर फुफ्फुसीय सिराओं के शाखाओं से परस्पर जुड़ा होता है। बस ये था आज का टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा जटिल था। इसको बार बार देखिए, समझिए, समझने की बार बार कोशिश करिए। पहले चीज़ों को याद कर लीजिए और तब समझिए, तो और अच्छे तरीके से याद होता है। पहले चीज़ों को ज़बरदस्ती याद कर लीजिए, कौन सी संरचना किसके बाद आती है, उसके बाद कौन सी संरचना आती है, उसका कार्य क्या है, तब उसके बाद जब समझेंगे टॉपिक को तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो बस आज का टॉपिक इतना ही। आज कोई क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, बाकी जो भी इसके आगे का टॉपिक होगा वो अगले पार्ट में आपको जल्दी मिलेगा। तब तक आप इसको पढ़िए, बार बार समझिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं आपको अगले पार्ट में करूँगा। जुड़े रहें बायोलॉजी चैनल के साथ। धन्यवाद।